मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, पुनः आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम अरस्तू के एक नए विचार के साथ चर्चा करेंगे। अरस्तू का क्रांति पर विचार। जैसा कि आप जानते हैं, अरस्तू एक यूनानी विचारक हैं, राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। उन्होंने अपने समय की व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और उस समय अरस्तू ने राज्यों के अंदर होने वाली क्रांतियों के स्वरूप और कारणों का बड़ा गहरा अनुसंधान किया है। अरस्तू ने प्राचीन यूनान में बड़ी भारी राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था को अपनी आंखों से देखा था। उस काल में सबसे गंभीर समस्या ये थी कि राज्य में स्थिरता कैसे लाई जाए। अरस्तू ने क्रांति शब्द का प्रयोग आज की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थ में किया है। आज जब हम क्रांति का अर्थ देखते हैं तो वो बलपूर्वक शासन व्यवस्था में उलट पुलट कर देना होता है, जैसा कि 1789 में फ्रांस में, 1917 में रूस में और 1949 में चीन में हुआ था। लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार हम जब देखेंगे तो अरस्तू के अनुसार शासन व्यवस्था में छोटा मोटा जो भी परिवर्तन है या सत्ताधारियों का जो परिवर्तन है, यानी शासन प्रणाली पूर्ववत रहे लेकिन फिर भी उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्रांति कहकर उपकारता है। उसकी ये धारणा के अनुसार राज्य में संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति कहलाता है। जहाँ तक प्लेटो और अरस्तू के क्रांति विषयक विचारों में अंतर की बात है तो वहाँ ये स्पष्ट है कि दोनों के दृष्टिकोण में काफ़ी अंतर है। प्लेटो का क्रांति विषयक विचार पूर्णतः तत्कालीन जो यूनानी राजनीतिक संस्थाएं थीं उन पर आधारित नहीं है, वह तर्क और मनोविज्ञान पर आधारित है। लेकिन अरस्तू का क्रांति विषयक विचार ऐतिहासिक तथ्यों और यूनान में होने वाले परिवर्तनों पर आधारित है। इसलिए उसके विचार और प्लेटो के विचार से, उसके जो विचार हैं अरस्तू के, प्लेटो के विचार से अधिक वास्तविक हैं। प्लेटो ने क्रांति के विभिन्न कारणों का वर्णन किया है, किंतु उसे दूर करने का उपाय पर वो मौन है। इस संबंध में उसने एकमात्र न्याय को क्रांति का निदान माना है और अरस्तू ने क्रांति के कारणों के वर्णन के साथ साथ उनके क्या उपाय हो सकते हैं इसका भी विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। अब क्रांति विषयक जो विचार हैं अरस्तू के, वो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स के 5वें खंड में किया है और इसमें गंभीर विवेक और यूनान के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनकी झलक दिखाई देती है। अरस्तू ने क्रांति का एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अरस्तू का जो गंभीर राजनीतिक चिंतन है तथा यूनानी सरकारों का जो विशुद्ध ज्ञान है वो इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। क्रांति की कुछ अवस्थाएं होती हैं अरस्तू के अनुसार, जैसे समूल परिवर्तन, रेडिकल चेंज। क्रांति राज्य की शासन पद्धति या संविधान में परिवर्तन लाने के लिए की जाती है इस प्रकार की, जैसे प्रजातंत्र से धनिक तंत्र, धनिक तंत्र से प्रजातंत्र या कुलीन तंत्र, या किसी भी संवैधानिक सरकार का इसमें गठन किया जा सकता है। दूसरा है शासन करने के लिए। क्रांति राज्य के संविधान या शासन पद्धति में परिवर्तन
लाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि क्रांतिकारियों का मूल उद्देश्य शासन सत्ता को अपने हाथों में लेना होता है। सरकार का रूप धनिक तंत्र, राजतंत्र कोई भी हो सकता है। तीसरा, सरकार को शक्तिशाली बनाना। क्रांति केवल शासन पद्धति को बदलने के लिए बल्कि उस पद्धति की नींव को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी की जाती है। जैसे धनिक तंत्र या प्रजातंत्र या किसी अन्य शासन पद्धति को अधिक या कम धनिक तंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक बनाना होता है। चौथा, आंशिक परिवर्तन। कभी कभी क्रांति शासन पद्धति यानी संविधान के एक विशेष अंग या विशेष व्यक्तियों को बदलने के लिए भी की जाती है। राज्य के संविधान में समूल परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे स्पार्टा में लिसांडर ने राजपद को और पौसेनियास ने पंचों के पद को निर्मूल करने का प्रयत्न किया था। तो इस प्रकार ये क्रांति की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। समूल परिवर्तन, शासन करने के लिए सरकार को शक्तिशाली बनाना, और आंशिक परिवर्तन। अब अरस्तु ने क्रांतियों के जो कारण बताए हैं, काजेज ऑफ रेवोल्यूशन, उसमें क्रांति की उत्पत्ति अनेक कारणों से होती है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया है। पहला, क्रांति के सामान्य कारण। दूसरा, क्रांति के विशेष कारण। और तीसरा है विशेष प्रकार की शासन पद्धति या राज्य में क्रांति के कारण। अब पहले हम बात करेंगे क्रांति के जो सामान्य कारण हैं, उन पर बात करेंगे। उसमें पहला है क्रांति के सामान्य कारण में असमानता या समानता की इच्छा। इसमें अरस्तु ये स्पष्ट कर देते हैं कि राज्य में क्रांति का जो मूल कारण है वो असमानता की भावना है। जिस राज्य में असमानता की खाई जितनी गहरी होगी, वहाँ क्रांति की संभावना भी उतनी अधिक होगी। असमानता कहो या समानता की इच्छा, बात एक ही है। अधिकांश जनता समानता के स्तर पर रहना चाहती है, लेकिन चंद व्यक्ति असमानता बनाए रखना चाहते हैं। इन दोनों विरोधी विचारों में लगातार संघर्ष चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप क्रांति उत्पत्ति होती है। अब समानता के 2 पहलू हैं। पहला निरपेक्ष समानता और दूसरा है आनुपातिक समानता। निरपेक्ष समानता का अर्थ होता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता का दावा करना। उदाहरण के लिए, प्रजातंत्र राज्य में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। वे सरकार के गठन में समान रूप से भाग लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वे धन, विद्या, योग्यता या अन्य क्षेत्र में भी समानता का दावा करते हैं, और इसे ही हम निरपेक्ष समानता कहते हैं। समानता की प्राप्ति के लिए वो राज्य में उथल पुथल शुरू कर देते हैं। राज्य के अन्य वर्ग इसका विरोध करते हैं, और ये विरोधी विचार क्रांति पैदा कर देता है। दूसरा, आनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। आनुपातिक समानता का अर्थ है एक पक्षीय असमानता के आधार पर अन्य सभी क्षेत्रों में असमानता का दावा करना। जैसे धनिक तंत्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो एक क्षेत्र में असमान है वो सभी क्षेत्रों में असमान है। अमीर व्यक्ति अपने को जनसमूह से पृथक पृथक समझते हैं। वे धन, कुल, वंश, योग्यता के आधार पर गर्व का अनुभव करते हैं, और साधारण जनता इस विभेद को सहन नहीं कर पाती और वो क्रांति कर बैठती है। कभी कभी तो संपत्तिशाली या श्रेष्ठ कुल वाले अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्रांति कर बैठते हैं।
अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के व्यक्ति उच्च वर्ग के स्तर पर प्राप्त करने के लिए और उच्च वर्ग के व्यक्ति श्रेष्ठतम वर्ग पर प्रतिष्ठित होने के लिए सदा संघर्ष जारी रखते हैं। उनकी इसी मनोदशा या मानसिक प्रवृत्ति से क्रांति की उत्पत्ति होती है और ये स्पष्ट है कि असमानता या समानता की इच्छा क्रांति का सबसे बड़ा कारण है। हम डरिंग के शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अरस्तु क्रांतिकारी आंदोलनों का सबसे अधिक सामान्य कारण मनुष्य की समानता की लालसा को पाता है। इसी प्रकार सिंक्लेयर ने भी एक विचार व्यक्त किया है कि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसलिए अन्याय या दुर्भावना, असंतोष तथा अस्थिरता के सबसे बड़े कारण होते हैं। तो ये कुछ सामान्य कारण के रूप में हमने पहला कारण देखा, वो है असमानता या समानता की लालसा। दूसरा है अन्याय। अब ये अन्याय कई तरह के हो सकता है। राजनीतिक अन्याय हो सकता है, आर्थिक विषमता वाली स्थिति हो सकती है और बौद्धिक अन्याय हो सकता है। तो इसमें राजनीतिक अन्याय में हम देखते हैं अन्याय की अपनी एक सीमा होती है और अन्याय उस सीमा का जब अतिक्रमण होता है तो फिर क्रांति का उद्भव हो जाता है। सबसे पहले अन्याय का विरोध लोग शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। जब ये पद्धति असफल हो जाती है तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रांतिकारी तरीके से उसको व्यवहार में लाया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि एक या कुछ व्यक्तियों को प्रधानता हो तो राज्य की शासन सत्ता एक या चंद व्यक्तियों के हाथों में हो तो शेष जनता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति कर बैठती है। दूसरा अन्याय आर्थिक विषमता वाला हो सकता है। आर्थिक विषमता ये अन्याय का एक बड़ा कारण है। राज्य में धन का असमान वितरण अपने अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध होता है। जो व्यक्ति जितना धनवान होता है वो उतना ही अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। गरीब जनता का अधिक शोषण होने से इस प्रकार के कुकर्मों में वो संलग्न हो जाते हैं। राज्य में चोरी, डकैती, दाखता, ये सभी इसके परिणाम हो जाते हैं। तो आर्थिक विषमता भी अन्याय का एक कारण है, अन्याय की स्थिति है। और एक है बौद्धिक अन्याय। यदि विद्वान व्यक्ति को समाज में उचित स्थान नहीं मिलता तो उसको बड़ा दुख होता है। योग और विद्वान के स्थान पर अयोग और मूर्खों की प्रतिष्ठा हो जाती है, उनको सम्मान देना शुरू हो जाता है, तो फिर ये एक अन्याय की स्पष्ट निशानी हो जाती है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। इसका परिणाम ये होता है कि राज्य में क्रांति उत्पन्न हो सकती है। तो उपयुक्त इन तथ्यों का आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि असमानता से मुक्ति या समानता की इच्छा तथा अन्याय की क्रांति के मूल कारण है और किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य की नींव को हिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य जिसमें सूर्य का कभी अंत नहीं होता था, वो भी समाप्त हो गया। तो ये क्रांति के कुछ सामान्य कारण हैं जिसमें ये दो, असमानता या समानता की इच्छा और अन्याय है। धन्यवाद।